हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे आपका कॉलिजन थ्योरी। क्या पढ़े थे हम लोग? कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी था अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने से, क्योंकि कॉलिजन थ्योरी में कुछ बातें हैं जो अर्हेनियस इक्वेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको बता चुके हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स को या आयंस को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कहाँ? टू अंडरगोज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने के लिए सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ताकि रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल क्या हो जाए? एक्टिवेटेड हो जाए। तो देखिए, इसको एक ग्राफ्स के द्वारा समझ सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि उसका यूज है अभी, इसलिए एक बार और आपको रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ा दिया गया पिछले लेक्चर में, आप देख लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको EA लिखते हैं हम लोग, EA, ठीक है। इसको सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ये क्या होता है, थोड़ा ग्राफिकल मेथड से आप समझे ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लिया जाए आपका एक ग्राफ है आपका, या फिर एक रिएक्शन ले लें आप, H2 और I2 है। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और ये बना रहा है 2HI। तो इसका कुछ हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं कैसे बना रहा होगा। तो जैसे कि देखिए यहां पे ये आपका Y एक्सिस है और ये आपका X एक्सिस है। ये 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। Y एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है इसका। इस टाइप से होता है। इस टाइप से इसका ग्राफ होता है थोड़ा। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है आपका, इसको मान लें A पॉइंट, इसको मान लें, ये पॉइंट को आप मान लें C है, और ये आपका B पॉइंट, ठीक है। A B C। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चे, जैसे मान लीजिए आपका जो रिएक्टेंट था H2 है और I2 है। ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेट होगा। क्या होगा? एक्टिवेट। तो एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो है आपका, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड। इस पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब इस पॉइंट से यहां तक ले जाने में समझिए, इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट तक, यहां से उठा के इसको यहां तक ले जाने में जो एनर्जी, एक्टिवेट करने में जो मदद करता है, वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? एक्टिवेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलता है। वैसे एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को किस में बदलता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। तब जाके आपको लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में मिलेगा आपको 2HI। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, और ये है आपका रिएक्टेंट। ये क्या है आपका? रिएक्टेंट, ठीक है।
तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग सिंपली ई ए से डिनोट करते हैं, ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे दिखाते हैं हम लोग, ई ए। तो कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या है, जो रिएक्टेंट्स है, जो रिएक्टेंट है उसको एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इस रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने का काम कौन करता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब जाके आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो आपका ई ए का यूज होगा, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी, उसमें ई ए का यूज होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी आखिर होता क्या है। आपको तो बता दिए जो क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो मतलब क्या करता है, एक्टिवेट करता है केमिकल रिएक्शन में अंडरगोज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे एक इक्वेशन जो है आपका K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर। बताएंगे ये क्या है, लेकिन इसको समझ लें। तो इस थ्योरी को देने के लिए इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। और इसी के बारे में आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। यहाँ के रेट कांस्टेंट है, ये को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन फैक्टर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ई ए जो देख रहे हैं, ई ए यहाँ पे मिल गया, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। आर तो आपका गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। और के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो बात कैसे आई ये वाला आर्हेनियस इक्वेशन कैसे आया, तो इस पर जो सबसे पहले रिसर्च किए थे, इस पर जो रिसर्च किया गया था वो किए थे डच साइंटिस्ट। उनका नाम था J.H. वान हॉफ। ये आपका है वान हॉफ। इन्होंने सबसे पहले क्या किए, रिसर्च की इस पर। लेकिन इसका जो है फिजिकल आपका नोट जस्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं भौतिक सत्यापन, क्या बोलते हैं, तो इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन का जो है आपका फिजिकल जस्टिफिकेशन, फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन किसने किया था, ये जो काम किया था वो है आर्हेनियस। इसीलिए इसका नाम बाद में पड़ गया आपका आर्हेनियस इक्वेशन। क्या पड़ गया, तो फिजिकल जस्टिफिकेशन का मतलब होता है भौतिक सत्यापन और एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आपका प्रतिपादन। क्या होता है, तो इसका भौतिक सत्यापन और प्रतिपादन जो किया था वो कौन है, आर्हेनियस है। इसलिए इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो अभी आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाएंगे, आपको समझा दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन आया कैसे, कहां से आया, तो इस पर जो एक काम और कर चुके थे, जिस कोलिजन थ्योरी पढ़े थे उसमें मैक्सवेल और एक बोल्ट्जमैन, क्या नाम था साइंटिस्ट का, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, ये दोनों भी इसमें काम किया है कोलिजन पर। किस पे किया है, कोलिजन पे। और उन्होंने एक इक्वेशन निकाला था, उन्होंने एक इक्वेशन निकाला है, यानी कि Ne/Nt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA/RT। एक इक्वेशन ये वाला आया था, है ना। तो मतलब टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो है E है, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी E है, ये बता रहा है। और ये है आपका टोटल मॉलिक्यूल्स, ये क्या है आपका टोटल मॉलिक्यूल, ये है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी ऑफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल E है, और T और NT जो है टोटल मॉलिक्यूल्स है। क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स है। इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको जो कहा जाता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको देने के लिए बोल्ट्जमैन आए थे और एक थे मैक्सवेल। तो ढेर सारे साइंटिस्ट आए, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या देखा, यहाँ पे पाया इन्होंने कि मान लिया जाए कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है,
उसका टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो फिर होता क्या है कि रेट कांस्टेंट लगभग दुगुना हो जाता है। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? तो आर्हेनियस इक्वेशन में यही देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, जैसे आपको N2O5 दिया जाए, N2O5 है, ठीक है, इसको ब्रेक करना है, इसको डिसोसिएट करना है। क्या करना है? डिसोसिएट। इसका डिसोसिएशन यदि हो रहा है, यदि इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर जो है T1, यदि टेम्परेचर यदि दिया जाए T1 यदि हो आपका, मान लिया जाए 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये ब्रेक कर जाएगा आपका ओनली कितना? 12 मिनट में। 12 मिनट में ये क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा ओनली 12 मिनट में। समझिए बात को। N2O5 को हम तोड़ रहे हैं, N2O5 को क्या करें? हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और यदि टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको ब्रेक होने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। यदि T का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस रखें तो लगेगा 5 आवर। समझिए कितना लगेगा? 5 घंटा लगेगा। और यदि इसका जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो 10 डे लग जाएगा टूटने में। बात को समझने की कोशिश करें, क्या समझा रहे हैं। ये इक्वेशन आखिर क्यों आया वो बता रहे हैं कि मान लीजिए N2O5 हो गया, या फिर ऑक्जेलिक एसिड हो गया, या पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह देखा जाता है, उसका कलर में चेंजिंग देखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, उसका जो है चेंज होने का जो है प्रवृत्ति बढ़ जाता है। बहुत जल्दी ही क्या होता है आपका? चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है N2, समझ लीजिए ये इक्वेशन क्यों आया, इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो याद रखेंगे कि मान लीजिए N2O5 है, ठीक है, इसका डिसोसिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिसोसिएशन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये 12 मिनट में डिसोसिएट हो जाएगा। 50 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस में 12 मिनट में हो जाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ा के कर दें, कम कर दें थोड़ा सा, 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, कितना कर दें? 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, इसका आधा कर दें, तो ये कितना लग जाएगा? 5 घंटा। इसको टूटने में कितना लगेगा? 5 घंटा। और यदि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, टेम्परेचर कितना कर दिया जाए? 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो 10 दिन लग जाएगा इसको टूटने में। कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन। तो एक कंक्लूजन निकाला है इन लोगों ने टेम्परेचर के बेस पे। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पढ़ना है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ना है? तो आर्हेनियस इक्वेशन को समझाने के लिए सबसे पहले आए थे आपका डच साइंटिस्ट है, और मतलब वांट ऑफ फैक्टर, ये तो सूडान के रहने वाले था, तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट है, ये सूडान का है, तो स्वीडिश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीडिश बोलते हैं, और इसको डच साइंटिस्ट। तो इस पर जो काम किया सबसे पहले डच साइंटिस्ट वांट ऑफ ने किया था। उसके बाद इसका जो है फिजिकल जस्टिफिकेशन, मतलब भौतिक सत्यापन एंड इंटरप्रिटेशन जो दिया था, उनका नाम है आर्हेनियस। किसने दिया था? आर्हेनियस दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना जो दिया वो आर्हेनियस ने दिया इस इक्वेशन के बारे में, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज? टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की वेग ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया के वेग ताप पर निर्भरता, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आपको ऐसे ही बताया, आपको है ना, एक नॉलेज दी कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है। उसके बाद फिर टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं तो आपका कैसे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो दिया था NE/NT, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलके बताया था, है ना। तो NE यहाँ पे है मतलब एनर्जी ऑफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इसको बोलते हैं टोटल कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन और टोटल कोलिजन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, अपने बात पे आते हैं। तो चलिए इसका क्या करें, अब चाहे तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट,
चलिए आइए सीखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही सुंदर टॉपिक है टेम्परेचर क्या चीज? डिपेंडेंस। लिखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक का नाम है। इसका मतलब होता है अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता। इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता दिख रहा है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता। इसके ही अंदर हम लोग पढ़ेंगे अरहेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? अरहेनियस इक्वेशन। यानी कि आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है ताप पर भी निर्भर करता है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग सबसे पहला जो चीज है अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस समीकरण, ठीक है। ये आखिर होता क्या है? इन्होंने क्या रिसर्च किया? तो अभी बताए थे कि N2O5 को यदि हम डिसोसिएट कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, तो टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेल्सियस हो तो ये 12 मिनट में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और यदि टेम्परेचर कम कर दे थोड़ा 25 डिग्री सेल्सियस तो 5 घंटा लगता है इसको ब्रेक होने में। और यदि टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसको डिकम्पोज होने में कितने दिन? 10 दिन लगते हैं। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ माना क्या गया है कि मतलब अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन, मतलब रिसर्च से ये पता चला या फिर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि मतलब आप बोल सकते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन या फॉर ए केमिकल रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज by 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री then the rate constant is nearly doubled. Rate constant is nearly doubled, मतलब दोगुना हो जाता है। तो यह बोल सकते हैं अरहेनियस समीकरण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, तब वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। वेग स्थिरांक लगभग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। लिखेंगे फॉर या फिर अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन। लिखिए इसे अकॉर्डिंग टू द, मतलब ऐसे याद रखने के लिए अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन for a chemical reaction, for a chemical reaction with increase in temperature by 10 degree, then rate constant is nearly doubled.
नियरली डबल्ड। तो आखिर ये बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री देन रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। डबल का मतलब लगभग दोगुना हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, अरेनियस समीकरण के अनुसार, इसका हिंदी लिख देते हैं, अरेनियस समीकरण के अनुसार, अरेनियस समीकरण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तब अभिक्रिया की दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक बोल सकते हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक। तब वेग या फिर बोल सकते हैं दर स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। करने का अर्थ ये है इसका मतलब, अरेनियस समीकरण के अनुसार देखा जाए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तब वेग या दर स्थिरांक लगभग कितना हो जाता है, दोगुना होता है। और इस बात को पकड़ के अभी हम क्या लिखेंगे, अरेनियस इक्वेशन। यानी कि अरेनियस इक्वेशन मतलब जो है रेट कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो है e⁻ -EA/RT। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन लिखते हैं, उसका अरेनियस का इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद उसमें जो मतलब फैक्टर्स आएंगे, जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद इसका इक्वेशन को डिराइव करेंगे और ये इक्वेशन जो होता है आपका 5 मार्क्स, ये आपका भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलिए इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग देखते हैं अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखा जाए तो होता क्या है बच्चे, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब e⁻⁻⁸ इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जब हटता है तो एक चीज आएगा आपका k = a × e⁻⁻⁸ इसको इक्वेशन 1 मान लें और यही आपका अरेनियस इक्वेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेनियस। अब देखिए ये चीज कभी कभी आपको बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है कि भाई अरेनियस इक्वेशन जो है उसका इक्वेशन क्या है, इनमें से कौन अरेनियस इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेनियस इक्वेशन। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि k = a/e⁻⁸ तो सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि हम लोग सबसे पहले समझ लें, सबसे पहले क्या करें, समझ लें कि इसमें जो चीजें दिए हुए हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। तो बच्चे के जो है यहाँ पे, के तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का मतलब वेग स्थिरांक। ये क्या आपका वेग स्थिरांक है, ये आपका वेग स्थिरांक है। ठीक है, ए को क्या क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग अरेनियस वेक्टर, अरेनियस वेक्टर हो गया, या
और इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणक, इसका हिंदी क्या होता है याद करिएगा, अर्हेनियस फैक्टर को अर्हेनियस गुणक या इसी का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका हिंदी होता है आवृत्ति गुणक। क्या होता है? आवृत्ति गुणक, ठीक है। या एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब बोलिए इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है पूर्व चरघातांकी गुणक। याद रखिएगा, पूर्व चरघातांकी गुणक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व चरघातांकी गुणक। तो याद हो गया। यहाँ पे के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक। ए को क्या बोलते हैं? अर्हेनियस फैक्टर बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। अर्हेनियस फैक्टर को बोलते हैं अर्हेनियस गुणक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग आवृत्ति गुणक, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब होता है पूर्व चरघातांकी गुणक। तो ये तीन नाम है आपका ए का, ठीक है। चलिए और किसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे ई है, ई है, ई ए है, ठीक है। तो ई को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, जो आप कुछ देर पहले भी बताए थे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं सक्रियन ऊर्जा, सक्रियन ऊर्जा। तो सबसे पहले तो आपको याद कर लेना पड़ेगा कि अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ई के बराबर ए टू द पावर ए बाय आर टी, या ई पर पावर ई ए बाय माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसको याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, ठीक है। और ये ई ए का जो यूनिट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट, ई ए का जो यूनिट होगा बच्चे, यूनिट होंगे वो होगा जूल पर मोल या जूल इंटू मोल इनवर्स। याद रखेंगे, जूल इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, आपको पता है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक पता है आपको। इसका जो वैल्यू लेंगे यहाँ पे R इज इक्वल टू 8.314, उसके बाद जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। जूल इंटू क्या चीज? जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो इसका यूनिट जो लेंगे हम लोग जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यदि T बोला जाए तो T टेम्परेचर है। T क्या है आपका? टेम्परेचर। T आपका टेम्परेचर है, जिसको आप ताप बोलते हो। इसको केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में। इसको हम लोग किस में लेंगे? केल्विन में। और कुछ दिख रहा है? T हो गया, R हो गया, E हो गया, A हो गया, K हो गया। और पूरा वैल्यू लें यदि इसको e टू द पावर ई ए बाय आर टी को यदि कोई पूछ दे क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई, ठीक है। याद रखिएगा इसको। डेरिवेशन बहुत ही आसान होता है, डेरिवेशन इसका बहुत ही आसान होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो आपको बोल दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्हेनियस इक्वेशन। तो याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। अब यहाँ याद रखना है ये आपका K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये हो गया आपका अर्हेनियस इक्वेशन। K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक बोलेंगे। A को क्या बोलते हैं? ये जो आया यहाँ पे अर्हेनियस फैक्टर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं।
ई को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो अच्छे से जानते हैं आप। और ई का यूनिट जो लेंगे हम लोग, जूल इंटू मोल इनवर्स लेना है, जूल इंटू मोल इनवर्स या जूल पर मोल बोल सकते हैं। आर गैस कांस्टेंट है और आर का वैल्यू जो लिया जाएगा यहाँ पे 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है जिसको लेना है केल्विन में। और यदि पूरा इसको बोल दे एग्जाम में आपको कि भाई e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को क्या कहा जाता है, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी को क्या कहा जाता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पहले भी बताया कि इसमें जो है कोलिजन थ्योरी के रिलेटेड या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन में आपका जो काम करने वाला साइंटिस्ट है वांट ऑफ फैक्टर भी आए थे, वांट ऑफ फैक्टर, लेकिन वो फिजिकल जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाए, जिसके वजह से आपका आर्हेनियस फेमस हो गया। क्योंकि ये बताया फिजिकल जस्टिफिकेशन मतलब भौतिक सत्यापन किसने दिया था, आपका आर्हेनियस ने दिया था। उसके बाद कोलिजन की बात करें तो कोलिजन थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे, जैसे कि यहाँ भी आया था एन ई बटा एन टी बराबर होता है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे बोल्ट्जमैन थे और एक मैक्सवेल थे। कौन थे, मैक्सवेल। मतलब यहाँ भी 3-4 साइंटिस्ट आए बाद में। मैक्सवेल ने काम किया है, वांट ऑफ फैक्टर ने, वांट ऑफ ने किया है, उसके बाद फिर आपका किसने किया है, वांट ऑफ हो गया, मैक्सवेल हो गया और बोल्ट्जमैन हो गया, और एक कौन है, आर्हेनियस, जो सूडान के रहने वाले थे आर्हेनियस। और वांट ऑफ फैक्टर कहाँ के थे, वो थे डच, यानी कि पुर्तगाली थे। क्या थे, पुर्तगाली। तो कहने का मतलब इस तरह से ये सब वैल्यू को याद रखिएगा। तो जैसे आपको क्या पूछेगा, लिखने तरीका बता दे रहे हैं कि आर्हेनियस समीकरण से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर। तो सबसे पहले जो हम लैंग्वेज लिखवाए थे कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर सिंपली 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, उसका टेम्परेचर सिंपली कितना से 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, तो उसका रेट कांस्टेंट लगभग मतलब 2 गुना हो जाता है। उसका रेट कांस्टेंट मतलब के जो है लगभग कितना हो जाता है, 2 गुना। इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको एक इक्वेशन लिखना है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ई ए बाय आर टी। उसके बाद फिर क्या करना है, के बराबर लिखना है ए इंटू ई टू द पावर ई ए बाय आर टी। ये लिख देंगे। और ये लिखने के बाद किसको क्या बोलते हैं उसको समझा देंगे। और उसके बाद यहीं से आपका फिर से क्या होगा, डेरिवेशन होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस फेज में कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस फेज में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। तो इसको और आसान कैसे किया जाता है, इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन अभी देंगे। तो फिलहाल क्या करें, इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आर्हेनियस इक्वेशन का फिजिकल जस्टिफिकेशन देते हैं, मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जिसके कारण आप जो है जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आसानी से बन सके। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। तो इक्वेशन 1 में जो आया था, ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 जो आया था, के बराबर आया था आपका ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे, मतलब पहले बता चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पे एल एन लेंगे। क्या लेंगे, एल एन। टेकिंग एल एन बोथ साइड, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में दोनों तरफ एल एन लेने पर, इसका हिंदी होता है समीकरण 1 में दोनों तरफ एल एन नेचुरल लॉगरिदम लेने पर, है ना, नेचुरल लॉगरिदम लेने पर। तो ले ले, तो एल एन लेने का मतलब है इधर भी एल एन से गुना होगा, इधर भी एल एन से होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एल एन के, आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या सिंपल है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप जानते हैं बच्चे कि एल एन ए इंटू बी रहे, तो इसको लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन बी। चलिए प्रॉपर्टी को याद कीजिए, बता चुके हैं बहुत पहले, तो इसको यूज कर देंगे। यहाँ कर सकते हैं ना, एक ए है और एक है आपका ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस और क्या चीज, एल एन
कितना, e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। एक चीज ध्यान देंगे बच्चे, यदि ln e टू द पावर x है तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू ln e। अब फिर पता होना चाहिए ln e का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ यदि हम x इंटू 1 कर दें तो कितना बचेगा x। तो कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यदि पावर कुछ रहता है तो पावर क्या होता है, सिंपली गुना हो जाता है, ये तो आपको भी पता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और कितना हो गया, बचेगा ln e। ln e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये पावर जो है गुना हो जाता है, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में, यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस ई टू द पावर ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली इसको इक्वेशन 2 मान लें। कितना मान लें, 2। या नहीं भी मानेंगे इक्वेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब इसको क्या करते हैं, यदि ln का वैल्यू यदि देखा जाए, ln का जो वैल्यू होता है, ln का ln मान लीजिए x है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, लॉग में चेंज करना चाहेंगे तो 2.303 और लॉग x, ये तो पता ही होगा ना। ln x लिखा हुआ है, इसको किस में बताइए, या फिर ln a कर देंगे। क्या कर देंगे, ln a मान लिया जाए, ln a है तो ln a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लॉग में बदलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, 2.303 लॉग a बोल सकते हैं ना। या फिर यहाँ पे a है, इसको a कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। a तो ये भी क्या हो जाएगा, a। आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब ln a को यदि लॉग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 2.303 इंटू लॉग a हो जाएगा। तो यहाँ भी ln दिख रहा है, यहाँ भी ln दिख रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई इसको किस में कन्वर्ट कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें हम लोग आपका लॉग में। किस में कन्वर्ट कर दें, लॉग में कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप देख लिए यहाँ पे, इसकी लॉग में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लॉग में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग a माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अरे होगा कि नहीं। तो यहाँ पे यदि कॉमन लिया जाए, यहाँ पे यदि कॉमन लिया जाए तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे यदि हम कॉमन ले लें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए 2.303 लॉग के है ना, तो यहाँ कॉमन यदि ले लें हम लोग 2.303 तो यहाँ कितना बचेगा, लॉग a माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ई ए हो गया, अब बटा 2.303 आर टी। कोई दिक्कत है, अरे यहाँ कुछ नहीं है ना, इसके बटा में तो कुछ है नहीं। ओ सॉरी, ये क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था आपका, जैसे कि ln में है ना, तो इसको हम लोग किस में बदल दिए, ln में बदले। कहाँ गया, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये तो पावर हो जाता है ना, तो ये पावर हो जाता है, तो ये पावर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। आ रहा है समझ में। तो ln k बराबर ln a और माइनस आपका हो जाएगा, e के साथ नहीं आएगा बच्चे, है ना, क्या आएगा, माइनस ई ए बटा आर टी, ई ए बाय आर टी ln e। ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो आप लिख सकते हैं यहाँ सिंपली माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ ई लिख दिया था, इसको क्या करिए, सुधार दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, होता है कभी कभी। तो ये लिखा गया था आपका
तो ई तो आपका इसके साथ है ना, तो ये पावर आएगा इधर ना, सिंपल बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं, ये पावर आता है ना आपको। देखिए सिंपल क्या बताए, ln e है तो ए पावर ln a इंटू ln e हुआ, तो कहने का मतलब सिर्फ पावर जाएगा, ई नहीं जाएगा, तो ये आ गया इधर, तो ई ए बाय कितना हो गया बच्चे, आर टी ln e का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यानी कि आपका आ गया ln k बराबर ln a माइनस ई ए बाय आर टी। हम लोगों ने इसको क्या किया, लॉग में बदला, तो लॉग में बदलने के लिए आपको बता दिए कितना से गुना करना पड़ता है, 2.303 करना पड़ता है। तो देखिए उसको पुट किए तो ये वैल्यू आ गया आपका, ये वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसको, 2.303 को। तो यहाँ पे यदि कॉमन लेंगे 2.303 को, तो फिर यहाँ पे लॉग ए तो बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो ई ए बाय आर टी है, तो यहाँ पे 2.303 नहीं है, तो क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, जितना से गुना करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो एक ही आएगा ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर से, तो कितना आ जाएगा, 2.303 लॉग ए माइनस 2.303 ई ए बटा 2.303 आर टी, तो 2.303 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, देखिए फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, आप इसी को लिख सकते हैं, आप लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.30, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका। तो अब बोलेगा इससे क्वेश्चन बनेगा, हाँ इससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इससे वो क्वेश्चन बनेगा जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब टेम्परेचर रह सकता है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ये आपका जो है मतलब लाभदायक है। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये करेंगे, यदि टेम्परेचर जो है क्या करेंगे, अलग अलग मतलब टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट निकालेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर K1 एंड K2 एट टेम्परेचर T मतलब T1 एंड T2। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए आगे बात करें, जैसे केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो अभी मान लीजिए टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, 5 मिनट के बाद मान लीजिए कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस, कितना कर देंगे। तो अलग अलग टाइम पर भी क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, आपका बहुत कुछ एक्टिवेशन एनर्जी निकाला जा सकता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बोलिए या फिर बोलिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या फिर आरएनएस फैक्टर निकाल सकते हैं। आर तो कांस्टेंट है, टी तो आपका बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है और उसका टेम्परेचर में चेंजिंग किया जा रहा है, वेरी किया जा रहा है, टेम्परेचर को बदला जा सकता है, बदला जा रहा है। जैसे अभी टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, अब 5 मिनट के बाद कर दें 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में डिफरेंट टेम्परेचर पर आप रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आराम से। तो उसके लिए थोड़ा सा और वर्क कर देते हैं आपका, ठीक है। हम लोग मान लें लेट मतलब क्या होता है, माना कि लेट रेट कांस्टेंट फॉर K1 and K2, rate constant for K1 and K2 and temperature T1 and T2। यहाँ पे रेट कांस्टेंट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फॉर रेट कांस्टेंट K1 and K2 एंड टेम्परेचर T1 and T2। मतलब आप बोल सकते हैं माना कि वेग स्थिरांक K1 तथा K2 और ताप T, और मतलब बोल सकता है माना कि, या फिर तो इसको समझ गए ना, यहाँ पे माना कि रेट कांस्टेंट फॉर K1 एंड K2 एंड टेम्परेचर T1 एंड T2, मतलब वेग स्थिरांक K1 तथा K2 के लिए ताप T1 तथा T2 है। मान लें, माना कि लिख दे रहे हैं, माना कि
वेग स्थिरांक K1 तथा K1 एंड K2 के लिए ताप के लिए ताप T1 एंड T2 है। सपोज मान लें आप, सपोज रेट कांस्टेंट फॉर K1 एंड K2 इज टेम्परेचर, या बोल सकते टेम्परेचर T1 एंड T2। रेट कांस्टेंट फॉर K1 एंड K2 टेम्परेचर T1 एंड T2। तो यहाँ पे क्या है कि माना कि वेग स्थिरांक K एंड K2 के लिए ताप T1 एंड T2 है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है, तो उस समय भी कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले। ऐसे समझ गए ना इसको, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए देखते हैं रेट कांस्टेंट, है ना। यानी कि टेम्परेचर T1 एंड T2 के लिए क्या देखते हैं हम लोग, फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, ध्यान देंगे। फॉर टेम्परेचर TMP, ये क्या आपका टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2। चलिए क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि आपका एक फॉर्मूला आया था, आपको याद रखिए, K बराबर आया था log A माइनस EA बटा 2.303 RT, यही आया था ना। तो टेम्परेचर T1 के लिए मान लें, फॉर टेम्परेचर T1 पहले लेंगे, यदि T1 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA बटा 2.303 RT1। आ रहा है समझ में। तो दो इक्वेशन हुआ, इसको 3 मान लें, इसको कितना माने हम लोग, 3। तो उधर तो 2 इक्वेशन हो चुका था ना, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो यदि K1 बराबर बोलते हैं तो K1 बराबर हो जाएगा log A, या फिर हम अलग कंडीशन लेके चले तो हम जो है इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से यदि हम लेके चल रहे हैं, तो एक ही साथ यदि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसको हमको मानना पड़ेगा 3। कितना मान लें, इसको 3 मान लें, 3 मान लें, 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये था आपका फॉर टेम्परेचर T1। चलिए अलग अलग कर देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है बच्चे। मान लें फॉर टेम्परेचर T1, फिर दूसरा देखेंगे तो एक इक्वेशन तो ये आ गया आपका। यदि दूसरा टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर रिएक्शन के समय वेरी करता है तो फॉर टेम्परेचर T2 के लिए इक्वेशन यदि लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA बाय 2.303 R और T2। इसको इक्वेशन मान लें 4। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एक दूसरे को घटा देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आपका, एक दूसरे को घटा देते हैं और इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अभी तो आपको डेरिवेशन बता रहे। अब क्या करें, इक्वेशन आपका जो है कितना, फॉर, और माइनस कर दें इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को आप घटा दें इक्वेशन 3 से, ये काम करेंगे। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। घटाइए, घटाने तो आता ही आपको। तो
के क्या दिया हुआ K1 इज इक्वल टू K2 ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू लॉग कितना A माइनस EA बटा 2.303 RT2, और इक्वेशन किससे घटाना है 3 से, तो K1 बराबर, अच्छा लॉग तो छोड़ ही दिए, लॉग यहाँ भी क्या होगा लॉग ना, इक्वेशन देखिए 3 को 2 को लॉग था, तो लॉग K2 लॉग K1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग A माइनस EA बाय 2.303 R और T1 हो जाएगा। अब इसको तो घटाने आता ही है, घटा दीजिए। तो जब घटाते हैं कोई इक्वेशन को तो चिन्ह में बदलाव आता है। यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब प्लस है, क्या होगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, क्या हो जाएगा आपका प्लस। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये दोनों तो सिंपली कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव, घटाइएगा तो क्या हुआ EA बाय 2.303 RT2 और प्लस, ये तो प्लस हो गया ना, तो EA बटा 2.303 RT1। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताए थे कि लॉग A बाय B रहे तो इसको लिख सकते हैं लॉग A माइनस लॉग, लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग K2 बटा K1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और संभाल के लिखें तो प्लस वाला आगे इसको माइनस कर सकते हैं ना, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं EA बटा 2.303 RT1 और माइनस EA बटा 2.303 RT2। अब कॉमन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका EA बाई 2.303 R कॉमन हो जाएगा, तो लॉग K2 बटा K1 इज इक्वल टू, कॉमन लीजिए EA बटा 2.303 R और कितना हो जाएगा 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, इतना लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 5 मान लें, इसको कितना मान लें इक्वेशन 5, तो समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए यदि अब ये हो गया, इसको और क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को एक फॉर्म और लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं, चलिए बता देते हैं अभी। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिखना है, लॉग K2 बटा K1 इज इक्वल टू, कॉमन कितना हो जाएगा EA बटा 2.303 R, और देखिए यहाँ पे T1 इंटू T2 हो गया नीचे, तो ऊपर कितना आएगा T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2। अब इससे जो है जितना आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसको मान लिया जाए 6 बनेगा, इसी से न्यूमेरिकल बनता है। यदि टेम्परेचर अलग अलग, रिएक्शन में टेम्परेचर क्या है अलग अलग दिया हुआ हो, तो आप इससे क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आर्हेनियस का 3 इक्वेशन हमें पता चला अभी यहाँ पे। तो क्या क्या इक्वेशन आया था, पहला इक्वेशन था
के बराबर आप लिख सकते हैं a इंटू ई टू द पावर EA बाय RT था। उसमें ln का यूज किए, लॉग में कन्वर्ट किए, तो ये फार्मूला आया log k बराबर कितना, log k इज इक्वल टू log a माइनस कितना EA बटा RT। EA बटा कितना आया था RT, EA बटा RT आया। ln को log में बदले तो वही इक्वेशन फिर चेंज हो गया, log k बराबर यानी कि ln k बराबर आया था ln a माइनस EA बाय RT आया था। ln को log में बदले तो आ गया आपका कितना, फाइनली देखा जाए तो आया log k बराबर कितना log a माइनस EA बाय 2.303 RT आया था। ठीक है, अब यदि देखें टेम्परेचर अलवेरी कर रहा है, टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है, तो फिर क्या होगा, रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 पॉइंट दिए टेम्परेचर T1 एंड T2 के लिए, हम लोग मान लिए कि भाई रेट कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2 द रेट कांस्टेंट इज K1 एंड K2। और फिर क्या किए, इक्वेशन जो 2 था उसमें हम पुट कर दिए, इक्वेशन मतलब था log k बराबर log a माइनस EA बाय 2.303 RT था। अब इसमें हम लोग क्या किए, कंडीशन पुट कर दिए, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2, ये दोनों वैल्यू आया। अब यहाँ 4 को क्या किए, 3 से घटा दिए, तो सिंपली यहाँ पे घटा दिए तो ये चीज़ आया। अब ये आने के बाद थोड़ा सा कॉमन वगैरह जो होता है नॉर्मल पर वो किए तो ये आ गया। इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और नहीं तो फिर इसी को आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2। इससे आप आराम से क्या क्या निकलेगा यहाँ से, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कितना है। उसके बाद फिर हो सकता है आपको पूछ सकता है R का तो कांस्टेंट है, यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर दिया रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। और जो पहला इक्वेशन था उससे फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए और फाइनली इक्वेशन ये आया। तो याद रखिएगा ये क्या था, इसका आर्हेनियस का डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, आज तो रक्षाबंधन है, सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। और मैंने सोचा आप तो दिन भर तो बच्चे रक्षाबंधन करेंगे नहीं, तो चलो एक लेक्चर दे देते हैं। तो आर्हेनियस कंप्लीट किए, बस अब इस चैप्टर का एक लेक्चर और बच गया जो कि कोलिजन पर थोड़ा सा होगा, एक आप न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल का लास्ट चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो ठीक है, आज इतना ही। और आप लोग क्या करें, इसको ठीक से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, यहीं कहीं डाउट होता है तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।